Let's continue our topic that the most serious source of nationalist tension in Europe, जो most serious source था, ठीक है, जो most serious source था nationalist tension in Europe का, वो भी after 1871, वो कौन सा was the area, उस एरिया को हम बाल्कन कह रहे थे। और 1871 के बाद यूरोप में सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन का जो स्रोत था वो कौन सा एरिया था, बाल्कन का एरिया था। और द बाल्कन was a reason of geographical and ethnic variation। जो बाल्कन्स है वो एक was a reason, वो रीजन है जियोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशंस के। दैट कॉम्प्राइजिंग मतलब मॉडर्न डे को कॉम्प्राइजिंग कहते हैं। इसमें आधुनिक है, मॉडर्न है, मॉडर्नाइजेशन है। दैट इज फर्स्ट रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया and Bosnia, Herzegovina and Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro, और whose inhabitants were broadly known as the स्लाव। और इनके हैबिटेंट्स को जो इस एरिया में रहते थे उन्हें हम ब्रॉडली में क्या कहते थे, स्लाव कहते थे। उन्हें हम ब्रॉडली में स्लाव कहते थे। एंड दैट a large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire। जो लार्ज पार्ट जो बाल्कन्स का था वो किसके कंट्रोल में था, वो ओटोमन अम्पायर के कंट्रोल में था, वो ओटोमन अम्पायर के कंट्रोल में था। एंड द स्प्रेड ऑफ द आइडिया of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. दैट इज लार्ज पार्ट तो किसके कंट्रोल में था बाल्कन्स का, वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। और जो स्प्रेड ऑफ द आइडिया, ये जो आइडियाज था जो स्प्रेड हो रहा था, जो आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। इसमें क्या कहा गया कि बाल्कन एरिया में जो रोमांटिक नेशनलिज्म के विचारों के फैलने, मतलब उनके थॉट्स के फैलने और ओटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से क्या हुआ था, वहाँ की जो स्थिति थी, उस रीजन की जो स्थिति हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गई थी। ठीक है, ये जो आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, ये जो आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म था वो हर जगह स्प्रेड होते जा रहा था, वो हर जगह फैलते जा रहा था। ठीक है, रोमांटिक नेशनलिज्म बाल्कन हर जगह फैलते जा रहा था इन द बाल्कन टुगेदर। ठीक है, आइडियाज एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द, लेकिन क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हो रहा था ओटोमन एम्पायर में। ठीक है, और इसके कारण मतलब एक जगह तो वो रोमांटिक नेशनलिज्म बाल्कन्स में फैलता जा रहा था, उसके आइडियाज़, और यहाँ पे ओटोमन एम्पायर में डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। तो इससे क्या हुआ कि इस रीजन को काफ़ी फिर एक्सप्लोसिव बना दिया गया, इस रीजन को काफ़ी क्या कर दिया गया, एक्सप्लोसिव बना दिया गया। एंड दैट इस रीजन काफ़ी all through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reform,
but with very little success. Or all through the 19th century, all through the 19th century में ओटोमन अम्पायर में मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स के जरिए मजबूत बनना चाहा, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। ठीक है, ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ओटोमन अम्पायर ने हैड साउथ, मतलब वो अपने आप में स्ट्रेंथ एक सेल्फ लाना चाहता था, थ्रू मतलब स्ट्रेंथ लाना चाहता था, पावरफुल होना चाहता था, दैट मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स में अंदर की चीज़ों को सुधार की, बट वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन उसे सक्सेस कितनी मिली, वेरी लिटिल, लेकिन उसे सक्सेस कितनी मिली, बहुत ही कम, वेरी लिटिल। एंड that one by one its European subject nationality broke away from its control and declared independence, और एक के बाद एक उसके अंडर में एक के बाद एक यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक, उसके कंट्रोल में जितनी भी उसके कंट्रोल में यूरोपियन जो सब्जेक्ट थी, या आप कहते थे उसके कंट्रोल में यूरोपियन नेशनलिटीज थी, उसके चुंगल से सब क्या हो रहा था, निकल रहे थे, और सब अपने आप को इंडिपेंडेंट कहने लग गए थे, और सब अपने आप को क्या कर रहे थे, सब अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे इंडिपेंडेंट, सब अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे इंडिपेंडेंट। वन बाय वन एक यूरोपियन सब्जेक्ट, वन बाय वन क्या हुआ कि यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज का सब ब्रोक अवे, इसको तोड़ रहे थे, उसके कंट्रोल से बाहर आ रहे थे, और सब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे, और सब अपने आप को क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे। एंड द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस or political rights or nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign power. Subjugated by foreign power. And बाल्कन लोगों ने आज़ादी और पॉलिटिकल राइट्स के अपने दावों को पॉलिटिकल राइट्स और नेशनलिटी पे, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स और नेशनलिटी पर को आधार दिया, ठीक है। बाल्कन पीपल्स ने उन्होंने बेस लिया दैट देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस, उन्होंने क्लेम किया इंडिपेंडेंस के लिए और पॉलिटिकल राइट्स के लिए और नेशनलिटी पर, एंड यूज हिस्ट्री नेशनलिटी पर, एंड उन्होंने यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट but had subsequently been subjugated by foreign power. Subjugated by foreign power. Subjugated by foreign power. That उन्होंने हिस्ट्री का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि वे कभी इंडिपेंडेंट थे, किंतु वो कभी इंडिपेंडेंट थे, बट सब्सिक्वेंटली बीन सबजुगेटेड, लेकिन फॉरेन पावर्स ने उन्हें अपने अधीन कर लिया, लेकिन फॉरेन पावर्स ने क्या किया, उन्हें अपने अधीन कर लिया, फॉरेन पावर्स ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। And hence the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggle and attempt to win
back their long lost independence. लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ था? अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से कोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। कोई आज़ादी, सब लोगों ने क्या किया कि जो विद्रोही नेशनलिस्ट थे, ठीक है, विद्रोही नेशनलिस्ट थे इन द बाल्कन्स में, वो थॉट कर रहे थे अपने स्ट्रगल को कि हमें भी अटेम्प्ट करना चाहिए और विन बैक होकर ही, विन बैक मतलब प्रयास करते रहना चाहिए कि हाँ, हमें जो हमने अपनी इंडिपेंडेंस को खोया है वो हमें दोबारा मिल जाए, जो हमने अपनी इंडिपेंडेंस को खोया है वो हमें क्या मिल जाए, दोबारा मिल जाए। Slavic nationality struggle to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. Intense conflict. And intense conflict. जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और इंडिपेंडेंस की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। ठीक है, आगे डिफरेंट स्लाविक, जो स्लाव हम कहते थे उस क्षेत्र के लोगों को, नेशनलिटीज, ठीक है, राष्ट्रीय समूहों ने स्ट्रगल किया था टू डिफाइन, मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया डिफाइन करने के लिए आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को, स्ट्रगल किया डिफाइन करने के लिए आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को। एंड द बाल्कन एरिया, जब उन्होंने ये कोशिश की तो जो बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, और उनका जो एरिया था वो क्या बन गया था, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट एरिया बन गया था। उनका जो एरिया था वो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट एरिया बन गया था। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the other. जो बाल्कन स्टेट थे, एक दूसरे से बहुत ही जेलस फील करते थे और हर एक स्टेट अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हथियाने की उम्मीद करता था, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हथियाने की उम्मीद किया करता था। Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. Means कि ये जो मैटर था और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया, ये जो मैटर था वो और भी ज़्यादा क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच क्या होने लग गया था, कंपटीशन होने लग गया था। बाल्कन में बड़ी शक्तियों के बीच में कंपटीशन होने लग गए थे। या आप कह सकते हो जो बाल्कन है ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर, मतलब बाल्कन में भी बिग पावर राइवलरी थी। ठीक है, राइवल्स आने लग गए थे, कॉम्पिटिटर्स आने लग गए थे। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड there was intense rivalry among the European powers over trade and colony, as well as naval and military might. इस समय जो यूरोपियन पावर्स के बीच ट्रेड, व्यापार और
विश्व के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गए। इस टाइम पे क्या था, देयर वाज इंटेंस, मतलब सबकी इंटेंशन क्या थी, राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर, जितने भी राइवल थे यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनी एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। These rivalries were being evident in the way the Balkan problem unfolded. The Balkan problem unfolded. और जिस तरह बाल्कन की जो प्रॉब्लम्स है आगे बढ़ी, उसमें ये मतलब कंपटीशन खुलकर सामने आने लग गया था। एंड रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। देखो इस पीरियड में क्या हुआ था, देयर वाज इंटेंस, सबकी इंटेंस क्या थी, राइवलरी मतलब अमंग, आपस में इंटेंस थी यूरोपियन पावर्स हो, सब यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड और कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट, सब कुछ ना कुछ, सब ना व्यापार में अपनी ताकत, कॉलोनीज में, नेवल और मिलिट्री में अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते थे। ठीक है, each power, but these rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. यही मतलब थे, जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यही कंपटीशन खुलकर सामने आने लग गई थी। Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary was keen on countering the hold of other powers over the Balkan and extending its own control over the area. Extending its own control over the area. And क्या हुआ, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों को, जो बाल्कन इनकी मतलब कि इनकी जो ताकत थी, इनके जो पावर थे ओवर द बाल्कन, वो कीन टू काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। मतलब क्या होता है, वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर, मतलब काउंटरिंग, आप कह सकते हो कि अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में, उस एरिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं। और दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन, और यही स्टार्टिंग था इस सीरीज का, रीजन था लड़ने का। और फाइनली क्या हुआ, जल्दी फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। फाइनली क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। आज फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। ठीक है, दैट इज
रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके, अच्छा क्या हो रहा था कि ये बाल्कन पर जितनी शक्ति, जितनी भी पावर थी, उसको किसने कमजोर किया था? जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी और ताकत और की हर ताकत, जितनी भी ताकत थी बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को, मतलब बाल्कन पर जितनी जो अदर पावर थी उनको कमजोर करके एरिया पे अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी, एरिया पे अपने प्रभाव को क्या करना चाहती थी? इंक्रीज करना चाहती। और इसी के कारण इस इलाके में काफ़ी युद्ध हुए और सबसे ज़रूरी कि फर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वार तभी हुआ। एंड नेशनलिज्म अलाइन विद इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म अलाइन विद इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म किससे अलाइन हो गया? इम्पीरियलिज्म लेट यूरोप टू डिजास्टर इन 1940, और 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। 1914 में यूरोप को डिजास्टर की तरफ लेके गया था, जो नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म ने हाथ मिला लिया था। But meanwhile, those countries in the middle, many countries in the world, which had been colonized by the European powers in the 19th century, been to oppose imperial domination. लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19th सेंचुरी में यूरोपियन शक्तियों ने इंपीरियल डोमिनेशन किया था, कॉलोनाइज किया था, उसमें कॉलोनाइज किया था, जिसमें सोशलिज्म and but meanwhile क्या हुआ था? दैट इज जो मैनी कंट्रीज, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज थी, यूरोपियन पावर्स ने जिनको अपने अंडर में कर लिया था, तो 19th सेंचुरी में उन कंट्रीज ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया था इंपीरियल डोमिनेशन के। एंड द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नाशनलिस्ट, in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity. Forget in confrontation with imperialism. हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में कि राष्ट्रवादी थे, ठीक है। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, डेवलप मतलब एवरीवेयर स्टार्ट हो गया था, और वो कैसे वर नेशनल, ठीक है। और इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल, सब स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के लिए, सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के लिए, and were inspired by a sense of collective national unity. And आप कह सकते हो कि
ये जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट था दैट डेवलप, ये एवरीवेयर डेवलप हो गया था, ये नेशनलिस्ट था। और इन द सेंस दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंस, मतलब सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंट पाने के लिए, नेशन स्टेट, एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशन आर्मी। और ये इंस्पायर्ड क्या था? सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। सब लोग वे सभी एक वे सभी क्या कर रहे थे? हाँ, वे सभी एक स्ट्रगल टू फॉर्म, मतलब दे ऑल आर स्ट्रगलिंग टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एंड वो इंस्पायर्ड थे सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से, ठीक है। एंड फॉर्जेड इन कन्फ्रंटेशन विद इम्पेरियलिज्म and with imperialism and वे सभी हमारे यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, यूरोपियन जो आइडियाज था नेशनलिज्म का वो nowhere replicated, ठीक है, nowhere replicated for people everywhere develop their own specific variety of nationalism, मतलब कि जो आइडिया था नेशनलिज्म का वह nowhere replicated and after that क्या हुआ कि for people everywhere develop their own specific variety of nationalism। लेकिन ये जो आइडिया था, ये जो पीपल थे वो हर जगह डेवलप कर रहे थे नेशनलिज्म की भावनाओं को। एंड बट ये जो आइडिया था सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट, सोसाइटी को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, दैट इज नेशन स्टेट, केम टू बी एक्सपेक्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। और अब जो यूरोपियन आइडियाज थे नेशनलिज्म के वो nowhere replicated हो रहे थे, मतलब नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का, मतलब अपनी सोच, अपनी स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म को स्टार्ट कर दिया था बोलना। बट ये जो आइडिया थी दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, नेशन स्टेट केम टू बी accepted as natural and universal, natural and universal मान लिया गया है। Then I think this is the complete of your chapter. Let's see figure. A map celebrating the British Empire, ये मैप है जो सेलिब्रेट कर रहा है ब्रिटिश एम्पायर का। At the top, angels are shown carrying the banner of freedom। आप सबसे ऊपर देख सकते हो जो एंजल्स हैं उन्होंने फ्रीडम का बैन पकड़ा, मतलब उन्हें दिखाया गया कि उन्होंने फ्रीडम का बैन पकड़ा हुआ है। फेडरेशन, फ्रीडम, that in the foreground Britannia, the symbol of British nation, foreground में ब्रिटेनिया का सिंबल है, और ये क्या at the seal at Britannia, the symbol of the British nation,
द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश नेशन है। एंड इट ट्रिम्फोनेटली triumphantly sitting over the globe. The colonies are represented through images of tigers, elephants, forests and primitive people. The domination of the world is shown at the basis of Britain's national period. देखो, सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंट का बैनर हमें दिखाई देते हैं और सबसे नीचे में जो ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है। ठीक है, जो ब्रिटानिया है वो अपना की वो जीत गया पहले बैठा है और आप देखोगे सिंबल से जाकर शेर, हाथी, वन आदि समुदायों की जो सिंबल के जरिए मतलब इन चीज को दर्शाया गया कि दुनिया पे और दुनिया में क्या द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड क्या शो किया गया है, बेसिस ऑफ ब्रिटेन नेशनल प्राइड। That page number 25. फिगर 19 में क्या है, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन नदी पे पहरा देती जर्मेनिया है। 1860 में द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लार्क वॉज कमीशन to get this page। 1860 में द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लार्क वॉज कमीशन, उसको कमीशन दिया गया था टू पेंट दिस पेज और उसको कमीशन दिया गया कि टू पेंट दिस इमेज और द इंस्क्रिप्शन ऑन जर्मन स्वॉर्ड रीड और आप कह सकते हो जर्मनिया की तलवार पर खुदा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मन राज्य की रक्षा करती है। And figure 17, that is page number 23. Page number 23. जर्मेनिया फिलिप वेट 1848 फिलिप वेट और द आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन अ कॉटन बैनर। उसने ये पिक्चर कैसे बनाई थी, दैट इज सूती that the artist prepared this painting on Germania on a cotton banner। उसने आर्टिस्ट ने इसको कॉटन बैनर में इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया क्योंकि इसे रेड पॉल चर्च की छत पर लटकाना था और वहाँ जहाँ 1848 में फ्रैंकफर्ट पहली बार फ्रैंकफर्ट चित्रकार ने जर्मेनिया के एक चित्र को रूसी झंडे पर बनाया क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था और वहाँ मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी 1848 में। And March 1848
एंड आप देख सकते हो ये पोस्टेज, मतलब ये 1850 का डाक टिकट है और इसमें मौर्यन की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व, जो आप कह सकते हो कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा था, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा था। And let's continue. Box 2, Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, 1807 to 1882. 1807 to 1882. That Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, 1807 to 1882, is perhaps the most celebrated of Italian freedom fighters. बहुत ज़्यादा ही वो फेमस थे Italian freedom fighters थे, और he came from a family engaged in coastal trade and was a sailor in the merchant navy. और वो अपनी फैमिली के लिए, या आप कह सकते हो कि उसकी जो फैमिली था, ही केम फ्रॉम, वो एक ऐसी फैमिली से आता था जो वो लोग कोस्टल ट्रेड पे डिपेंड होते थे, और वो एक सेलर था, मर्चेंट नेवी, मतलब सेलर इन द मर्चेंट नेवी, sailor part the merchant navy. And in 1833 he met Mazzini, joined the Young Italy movement and participated in the Republic uprising Piedmont. Piedmont 1834. Piedmont 1834. And in 1883, he met Mazzini, joined the Young Italy movement and participated in the Republican uprising in Piedmont in 1834. Then, uprising was suppressed and Garibaldi had to flee to South America, where he lived in exile till 1848. Or in 1854, he supported Victor Emmanuel II in his effort to unify the Italian state. And that Giuseppe Garibaldi 1807 से 1882 संभवतः क्या हुआ था, ड्यूरिंग इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे मशहूर थे, बहुत ही इटली में जितने रिवॉल्यूशनरी थे उसमें ये बहुत ही फेमस थे, और उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो कोस्टल एरिया में ही वर्क करता था, और वो खुद एक नाविक थे, यू कैन से मर्चेंट नेवी थे। एंड
वो 1833 में उसकी मुलाकात किससे हुई? मैक्सिम से हुई। वह यंग इटली और क्या बोलते हैं यंग इटली एक मूवमेंट था, उससे जुड़ा। और 1834 में पेडमोंट के 26 विद्रोह में उसने भाग लिया। ये जो था सप्रेस 1834 में पेडमोंट के 1834 में ये जो रिपब्लिकन उसने इटली मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पार्लियामेंट इन 1834। द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड, अपराइजिंग को दबा दिया गया और गरिबाल्डी had to flee to South America, which वो यंग इटली मूवमेंट से जुड़ा और 1834 में पेडमोंट के उसने 1834 में किसमें पार्टिसिपेट किया था? पेडमोंट रिपब्लिकन अपराइजिंग में उसने पार्टिसिपेट किया था एंड यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरीबाल्डी को साउथ अमेरिका भागना पड़ा। गैरीबाल्डी यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरीबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वो 1848 तक निवासन में रहा। 1848 तक जहां पर निवासन। 1854 में उसने विक्टर एमेनुएल II का समर्थन किया, जो इटालियन राज्य को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। और 1860 में गैरीबाल्डी ने दक्षिण अमेरिका की तरफ नेतृत्व दिया। And that जिस पे गैरीबाल्डी 1807 से 1882 के पढ़ा, मतलब मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर थे। और ही केम फ्रॉम, वो एक ऐसी फैमिली से आते थे जो कोस्टल ट्रेड में या सेलर थे इन मर्चेंट नेवी। और ही 1833 ही मेट वो मैगनी से मिले, उन्होंने ज्वाइन किया यंग इटली मूवमेंट और उन्होंने फिर पार्टिसिपेट भी किया था रिपब्लिकन अपराइजिंग में, रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पेरीमोंट में 1834। और द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड, अपराइजिंग को दबा दिया गया और गैरीबाल्डी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका वेयर ही लिव्ड इन एक्साइल टिल 1848। और जो द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड, जितना भी अपराइजिंग हो रहा था, सब लोग मूवमेंट कर रहे थे, उसे दबा दिया गया। और गैरीबाल्डी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका व्हेन ही लिव्ड इन एक्साइल टिल 1848, और सप्रेस कर दिया गया। और जो गैरीबाल्डी थे हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका वेयर ही लिव्ड इन एक्साइल टिल 1848, जहाँ पे वो 1848 तक रहा। यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरीबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वो 1848 तक रहा। और 1854 ने उसने विक्टर एमेनुएल II का समर्थन किया, सपोर्ट किया, जो इटालियन राज्य को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है। विक्टर एमेनुएल II जो उनको एक करने का कोशिश कर रहा था।
दैट इज 1860 में गैरीबाल्दी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द साउथेस्ट का नेतृत्व किया एंड इस अभियान में सब लोग नए जुड़ते चले गए और दे वर प्रोबेबली नोन एज रेड शर्ट। और 1867 में गैरीबाल्दी लेड एन आर्मी टू वॉलंटियर रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टिकल टू द अनऑफिशियल ऑफ इटली। और 1867 में क्या हुआ था, गैरीबाल्दी के नेतृत्व में जितने भी स्वयं सेवक थे या जितने भी वॉलंटियर थे, वॉलंटियर की एक सेना पीपल राज्यों में लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। एंड that 1867 में गैरीबाल्दी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर टू रोम, सबको वो रोम लेके गए वॉलंटियर टू फाइट द मतलब लास्ट ऑब्स्टिकल से लड़ने के लिए इटली। ठीक है, नेतृत्व में फॉलोड को एक सेना पीपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी, जो इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा बाधा थी एंड प्रॉब्लम थी। वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। वहाँ पे क्या था, द रेड शर्ट प्रूव टू बी नो एंड रेड शर्ट फ्रांसीसी एंड पेपर मालिकों को रेड शर्ट फ्रांसीसी और पीपल सैनिकों के सामने टिक जाए। और 1870 में जब प्रूशिया से युद्ध के दौरान फ्रांस से रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पीपल राज्य अतः इटली में विकसित नहीं हुआ। It was only in 1870 when during the war क्या हुआ था with Prussia, France withdraw its troops, फ्रांस ने अपने ट्रूप्स को वापस ले लिया फ्रॉम रोम से, और दैट दी पापल स्टेट्स वर फाइनली ज्वाइन टू इटली, और जो पापल स्टेट्स थे उन्होंने फाइनली किसको ज्वाइन किया, इटली को ज्वाइन किया। फाइनली किसको ज्वाइन किया, इटली को उन्होंने ज्वाइन किया। एंड फिगर गैरीबाल्दी सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर एमेनुअल II को इटली नामक जूट पहनाने से में मदद करते हुए 1859 का क्या है, इंग्लिश कैरिकेचर है, मतलब व्यंग चित्र दिया गया। I have discussed this. फिगर 13 ये भी एक कैरिकेचर है, मतलब व्यंग करना। ओटो वॉन बिस्मार्क इन द जर्मन रिक्सटैग पार्लियामेंट की थी। ठीक है, और फिगोरा से वियना 5 मार्च 1870। ठीक है, let's discuss the source C.
and how were liberty and equality for women to be defined? स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था? How were liberty and equality for women to be defined? The liberal political Karl Welcker, an elected member of the Frankfurt Parliament, expressed the following view. Or the liberal politician Karl Welcker, an elected member of the Frankfurt Parliament, expressed the following view. कार्ल वेल्कर ने जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित रिप्रेजेंटेटिव सदस्य थे या वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे, ये वो एक लिबरल पॉलिटिशियन थे कार्ल वेल्कर, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर थे, एंड